हाँ जी। तो लास्ट क्लास में हमने जो है वो इकनॉमिक्स की डेफिनीशंस देखी थी, एक इंट्रोडक्शन देखा था कि इकनॉमिक्स की जो टर्म है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुई है जो कि है ओइकोनॉमोस। और ओइकोनॉमोस का मतलब है होम मैनेजमेंट, ठीक है ना। और इस पे हमने पूरी जो है वो बात करी थी अपनी। उसके बाद हमने एडम स्मिथ और साथ ही साथ एल्फ्रेड मार्शल, इन दो इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन पे बात करी थी कि ये दो इकोनॉमिस्ट जो हैं अकॉर्डिंग टू देम जो है वो इकोनॉमिक्स क्या है। एडम स्मिथ के मुताबिक इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी ऑफ वेल्थ है, साइंस ऑफ वेल्थ है, जबकि जो एल्फ्रेड मार्शल थे उन्होंने इकोनॉमिक्स का जो आप कह लें कि फोकस था उनकी डेफिनेशन का, वो उन्होंने वेल्थ से शिफ्ट करके वेलफेयर पे लेकर आए थे। और उनके मुताबिक जो है वो इकोनॉमिक्स सिर्फ जो है वो वेल्थ के अराउंड नहीं रिवॉल्व करती, बल्कि बेसिकली इकोनॉमिक्स जो है वो पढ़ी इसलिए जाती है कि हाउ टू यूज़ दैट वेल्थ, उस वेल्थ को यूज़ कैसे किया जाए कि सोसाइटी की, लोगों की वेलफेयर को जो है वो बढ़ाया जा सके। और बेसिकली उनकी डेफिनेशन का जो मेन क्रक्स था वो ये था कि इकोनॉमिक्स में जो है वो हम मैन काइंड को स्टडी करते हैं, इंसान की ज़िंदगी के हवाले से डिस्कशन करते हैं कि वो कैसे अपनी डिसीशन मेकिंग कर रहा होता है, कैसे चीज़ों को हासिल करता है अपनी वेल बीइंग के लिए। तो ये उन्होंने इकोनॉमिक्स का जो है वो एक तरीके से डेफिनेशन दी थी। अच्छा, हमारे पास जो सिलेबस में जो थर्ड डेफिनेशन है वो है रॉबिन्स की, और ये भाई मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन कंसिडर की जाती है अब तक की। रीज़न ये है इसका कि रॉबिन्स ने जो इकोनॉमिक्स है उसका स्कोप बहुत वाइड करा था, ठीक है ना। उनकी डेफिनेशन जो है वो बहुत नैरो नहीं है, एक जो है वो ब्रॉड जो है ना व्यू दिखा रही होती है इकोनॉमिक्स का। रॉबिन्स बेसिकली मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी 1932 में, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। और बेसिकली रॉबिन्स के अकॉर्डिंग अगर हम इकोनॉमिक्स का मतलब समझें तो रॉबिन्स कहते हैं कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है विच स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, इंसान के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। अच्छा, अगेन वही वाली बात, ह्यूमन बिहेवियर को तो हम साइकोलॉजी में भी स्टडी कर रहे होते हैं, तो ह्यूमन बिहेवियर के सारे एस्पेक्ट को स्टडी नहीं कर रहे हम इकोनॉमिक्स में। हम ह्यूमन बिहेवियर के कौन से एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स में, वो आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया एज अ रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब थोड़ा सा इन टर्म्स के मतलब को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीपल एंड्स। मल्टीपल का मतलब तो हमें पता है भाई बहुत सारी, ठीक है ना। मल्टीपल एंड्स का मतलब यहाँ पे क्या है, वॉन्ट्स। तो मल्टीपल एंड्स का मतलब क्या हुआ, एम्पल वॉन्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, के जो इंसान है उसकी वॉन्ट्स जो हैं, जो ख्वाहिशात हैं, वो क्या होती हैं, मल्टीपल, ना ख़त्म होने वाली, नेवर एंडिंग वॉन्ट्स, ठीक है ना। मतलब हमारी ख्वाहिशात की कोई लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड वॉन्ट्स होती हैं। एक ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो हम किसी दूसरी चीज़ की ख्वाहिश करने लग जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जिसको हमने फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस किया, कि जो इकोनॉमिक का सब्जेक्ट है उसका जो मेन रीज़न है, ऑब्जेक्टिव है, वो ये कि हम सब एक कंस्ट्रेन फेस करते हैं, वो है स्कार्सिटी का, कि वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। मीन्स का मतलब क्या है, रिसोर्सेज। सो वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज बट अनलिमिटेड वांट्स, यानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो क्या है, लिमिटेड है, वो लिमिटेड है। तो ये एक बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जिसको आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जैसे कि गालिब कहते हैं कि भाई हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। यानी इंसान की ख्वाहिशात इतनी है कि आप कहते हो कि भाई बहुत ख्वाहिशात पूरी हो गई, लेकिन फिर भी एक आपके दिल में रहता है कि भाई फ़लाँ ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। साथ ही साथ रॉबिन्स ने एक और बात करी कि जो रिसोर्सेज हैं उनके यूसेस क्या हैं, ऑल्टरनेटिव हैं।
अब एक दफ़ा जो डेफिनेशन है इसको दोबारा से रीड करें, ठीक है ना, दोबारा से रीड करें और इसको दोबारा से समझने की कोशिश करें कि रॉबिन्स क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं एज अ रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल एंड्स, ठीक है ना। यानी क्या स्टडी करते हैं इंसान के बिहेवियर को कि इंसान किस तरीके से अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने की कोशिश करता है और कैसे अपने रिसोर्सेज को अपनी वांट्स के दरमियान एलोकेट करता है। यानी उसके जो रिसोर्सेज हैं, क्योंकि उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि जो टाइम है वो भी एक रिसोर्स है, उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। इस टाइम जब आप क्लास ले रहे हो तो आप मल्टीपल अदर एक्टिविटीज़ कर सकते थे, आप टीवी देख सकते थे, आप फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते थे, आप सो सकते थे, आप बहुत कुछ कर सकते थे, बट यू डिसाइड टू एलोकेट योर टाइम कि भाई आपने जो है ना क्या अपना टाइम कहाँ एलोकेट करना है, क्लास लेने में, ठीक है ना। तो ये आपका डिसीजन मेकिंग है, आपका बिहेवियर है। इकोनॉमिक्स इसी की स्टडी करने का नाम है कि इंसान और इसी तरीके से पूरी इकोनॉमी कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से को एलोकेट करने की कोशिश करती है अमंग डिफरेंट वांट्स, ठीक है ना। पीपल वांट्स टू मेक डिसीजन टू लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर देयर वांट्स एंड नीड। ऑब्वियसली बेसिकली यही डिसीजन मेकिंग है जो इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक लैंड है, उस लैंड के भी ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। आप उस लैंड पे फार्मिंग कर सकते हैं, आप उस लैंड पे स्कूल बना सकते हैं, हॉस्पिटल बना सकते हैं, प्ले ग्राउंड बना सकते हैं, ठीक है ना। आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, बट यू हैव टू डिसाइड, यानी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि आप क्या चाहते हैं, आपकी सबसे मेन ज़रूरत क्या है, ठीक है ना, कि आप ज़मीन को किस चीज़ में यूज़ करें। तो ये आपकी एलोकेशन है। यानी इकोनॉमिक्स आपको सिखाती है कि क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है रिसोर्सेज। और जब आपके पास कोई चीज़ लिमिटेड होती है तो आपको क्या होता है, आप बोलते भाई फलां चीज़ कम है, इसको ज़रा एहतियात से यूज़ करो, सोच समझ के यूज़ करो। तो वही वाली बात है कि इकोनॉमिक्स आपको ये सिखाती है कि भाई क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो इनको एफिशिएंटली यूज़ किया जाए, इनकी राइट एलोकेशन की जाए, इनकी बेस्ट एलोकेशन की जाए कि भाई ये सबसे ज़्यादा बेस्ट कहाँ एलोकेट होने चाहिए। यहाँ मैं एक छोटी सी आप लोगों को डेफिनीशन बताऊँ जिससे आपको शायद मज़ीद जो है ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए कि फॉर एग्ज़ाम्पल के एक गवर्नमेंट को डिसाइड करना है, एक लिमिटेड फंड्स हैं गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना है अमंग टू ऑप्शंस के इधर ऑप्शन 1 क्या है, ऑप्शन ए क्या है, कि वो अपने रिसोर्सेज को इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाए, मेनली पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह को इम्प्रूव करे। अगर वो ऑप्शन ए पे जाती है तो उससे क्या होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इम्प्रूव होने से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाहिर है हर कोई यूज़ कर रहा होता है। जबकि ऑप्शन 2 के पास ये भी है कि वो क्या करे कि मैन्युफैक्चरिंग करे लग्जरी कार्स वगैरह की। नाउ एनालाइज करिए कि इन दोनों ऑप्शन से ज़्यादा फ़ायदा इकोनॉमी को कौन से ऑप्शन से होगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी से। क्योंकि हमारे पास लिमिटेड फंड्स हैं तो हम दोनों ऑप्शंस को अवेल नहीं कर सकते, हमें इन दोनों ऑप्शंस के दरमियान डिसाइड करना है, डिसीजन लेना है कि कहाँ लगाएं अपने रिसोर्सेज को, ए पे या बी पे। तो मेरे ख़्याल में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को का ये अंदाज़ा होगा कि भाई हमें ज़्यादा बेहतर है कि हम ऑप्शन ए पे अपने फंड्स लगाएं, क्योंकि इसका फ़ायदा क्या हो रहा है, ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा है। जबकि अगर हम लग्जरी कार्स की मैन्युफैक्चरिंग पे लगाएंगे तो इसका फ़ायदा सिर्फ एक मखसूस तबके को होगा, एक एलीट क्लास तक पहुंचेगा इसका फ़ायदा। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर ये है कि हम अपने लिमिटेड फंड्स को ऐसे एलोकेट करें कि उनका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है। तो ये बेसिकली इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव है।
इकोनॉमिक्स ये आपको डिसीजन मेकिंग सिखाती है। आप ये कह लो कि भाई जैसे आप सीए कर रहे हैं, बहुत जो है आपकी ऐसी फील्ड है जो बहुत कंसिडर की जाती है। अच्छा, सीए में जब आप आगे बढ़ते हैं तो एक आपके एक कह लें कि एक डेजिग्नेशन आप कह लें उसको कि भाई एक आती है आपकी जो हाईएस्ट के भाई सीएफओज वगैरह जो होते हैं आपके, ठीक है ना। अच्छा, जो सीएफओ लेवल पे बैठा हुआ है उसको सिर्फ अकाउंटिंग नहीं आती, उसको सिर्फ हिसाब किताब नहीं आता, ठीक है ना, कि भाई जमा तफरीक कैसे करनी है, डेबिट क्रेडिट कैसे करना है, उसको सिर्फ ये काम नहीं आता। उसको जो इन सब चीज़ों के साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उसको आती है वो आती है डिसीजन लेना, किस टाइम क्या डिसीजन लेना है। और जब भी कोई वो मीटिंग अटेंड करता है तो उस मीटिंग में उसको पहली चीज़ ये पता चलती है कि भाई ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं और ये हमारी कंस्ट्रेन है। कंस्ट्रेन में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है ना। एक कंस्ट्रेन तो ये है कि भाई हमारे पास इन्वेस्टमेंट इतनी है, और भी बहुत तरीके के कंस्ट्रेन होते हैं। तो दो चीज़ें बताई जाती हैं कि भाई ये ऑब्जेक्टिव और ये कंस्ट्रेन है। अब इस कंस्ट्रेन में रहते हुए कैसे इस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाए, ये उसको डिसीजन लेना है, ठीक है ना। कहाँ इन्वेस्टमेंट की जाए, कहाँ क्या किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके कंपनी को। तो बेसिकली वो क्या ले रहा है, डिसीजन ले रहा है, रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहा है कि भाई कहाँ लगाना जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो बेसिकली अकाउंटिंग तो ज़रूरी है ही है, आपको साथ साथ इकोनॉमिक्स भी आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम क्या डिसीजन लेना आपके लिए ज़रूरी है, और कंस्ट्रेन में रहते हुए कैसे आप अपने रिसोर्सेज को बेस्ट एलोकेट कर सकते हैं। तो ये बहुत कह लें कि इकोनॉमिक्स का एक मेन ऑब्जेक्टिव है जो इकोनॉमिक्स आपको सिखाती है। चलें आगे बढ़ते हैं। अगर किसी की कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सब मैंने आप लोगों से लास्ट क्लास में भी एक रिक्वेस्ट करी थी कि आप लोग कोशिश करें कि भाई क्लास जो है वो ऑन कैंपस आकर लें, ठीक है। अगर आप लोगों के लिए फीजिबल है तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप लोग ऑन कैंपस आएँ। अच्छा जी, अच्छा, अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है। अब आप ये देखो कि जो पहला चैप्टर है ना, सही है, चलें, जो फर्स्ट चैप्टर है ना आपका, ये हो सकता है कि थोड़ा सा आप लोगों को बोरिंग लगे क्योंकि इसमें डेफिनेशंस हैं। लेकिन जब आप कोई न्यू सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो जाहिर है कि उससे पहले फेमिलियर होना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। यानी अगर आप बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करेंगे या आप कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लॉ पढ़ेंगे आप आगे जाकर, या टेक्स्ट पढ़ेंगे आप कैफ के अंदर, तो आप उसके टर्म समझेंगे कि भाई टेक्स्ट के अंदर जब ये चीज़ ऐसी लिखी हुई होगी तो इस वर्ड का क्या मतलब है, लॉ के अंदर इस वर्ड का क्या मतलब लिया जाता है। तो बेसिकली हर सब्जेक्ट के अपने कुछ जो हैं वो टर्म्स होती हैं, ठीक है ना, जिससे फेमिलियर हुए बगैर आप उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते। तो जो पहला सब्जेक्ट है ना वो आपका उसको जो स्पेशली जो हाफ सेक्शन है जो हम अभी कर रहे हैं, ये आपको फेमिलियर कर रहा है इकोनॉमिक्स से, कि इकोनॉमिक्स होती क्या है, इकोनॉमिक्स की नेचर क्या है, ठीक है, इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस क्या हैं, ठीक है ना। ये आपको इन सब टर्म से फेमिलियर करेगी ताकि आप आगे के चैप्टर्स में जब ये टर्म्स आएँ तो आपको थोड़ा सा मतलब एक इकोनॉमिक्स की नोहा हो जाए, टर्म्स को आपको पता चल जाए। अच्छा जी, जो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स हम बात करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की जब हम नेचर के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई फ़लाँ सब्जेक्ट जो है वो साइंस में आता है या फ़लाँ सब्जेक्ट आर्ट्स में आता है, ठीक है ना। तो हम उसको जो है ना वो स्पेसिफिक कैटेगरी में डाल रहे होते हैं। यही सवाल जब हम इकोनॉमिक्स के हवाले से करते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स की नेचर क्या है, कि आया इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है या आर्ट्स है, तो सबसे पहले हम कहते हैं कि भाई इस डिसीजन पे पहुंचने से पहले, कुछ भी कंक्लूड करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली साइंस और आर्ट्स है क्या। जब आपको पता चल जाएगा कि साइंस किसे कहते हैं और आर्ट्स किसे कहते हैं तो आपके लिए ये डिसाइड करना आसान हो जाएगा कि क्या इकोनॉमिक्स की नेचर साइंस जैसी लग रही है या आर्ट्स जैसी। तो बेसिकली साइंस, आप सब मेजॉरिटी जो है वो उनका बैकग्राउंड जो है वो साइंस से है। साइंस किसे कहते हैं, साइंस एक ऐसी सिस्टमैटिक स्टडी को कहते हैं नॉलेज और फैक्ट्स की
जो कि आपको एक कोरिलेशन डेवलप करके दे देती है बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है ना। यानी फॉर एग्जाम्पल भाई हम कहते हैं हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, ये भी कॉज एंड इफेक्ट है, ठीक है ना। आप कुछ करेंगे तो उसका रिएक्शन आएगा, ठीक है ना, इफेक्ट आएगा कोई। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं जो आपको क्या बता रही होती हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बताती हैं कि भाई आप ऊपर से कोई चीज़ फेंकोगे तो वो नीचे आके ग्रेविटी उसकी वजह से वो नीचे आएगी, ठीक है ना। इस बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। तो बेसिकली साइंस का जो आप कह लो कि जो मैथडोलॉजी है वो क्या है, क्या आप कहते हैं कि भाई आप किसी चीज़ को आपने ऑब्जर्व करा, ठीक है ना, और फिर आपने उसको ऑब्जर्व करा, एनालाइज करा कि अच्छा ये चीज़ इस तरीके से हो रही है, और आपने उसको देखते हुए एक थ्योरी डेवलप करी, ठीक है ना, कि भाई जब आप ऐसा करोगे तो ये होगा, यानी वही कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। अगर हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो इकोनॉमिक्स की जो मैथडोलॉजी है वो बिल्कुल इसी तरीके से है। यानी मैं एक आपको मिसाल दूं कि इकोनॉमिक्स का एक लॉ है, एक थ्योरी है जो बहुत फेमस और बहुत बेसिक सी लॉ है, उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड सिंपल बात करता है, जो आपको वैसे ही आपके ऑब्जर्वेशन में होगी ये बात। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि भाई जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है ना मार्केट में, तो बायर क्या करता है कि क्योंकि प्राइस ज़्यादा होने की वजह से उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, तो वो उस चीज़ की डिमांड, जो क्वांटिटी डिमांड है अपनी, पहले से कम क्वांटिटी डिमांड करने लगता है। और वाइस वर्सा, यानी जब किसी चीज़ की प्राइस कम होती है, कोई चीज़ सस्ती होती है, तो क्योंकि आपकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है उसके लिए, तो आप डिमांड क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कह रहे हैं जनरली ऐसा ही होता है, ठीक है ना। अब ये थ्योरी, ये लॉ कैसे बना, कैसे डेवलप हुआ, जाहिर है ऑब्जर्वेशन के थ्रू। आपने ऑब्ज़र्व करा मार्केट को एनालाइज करा, देन आपने डाटा वगैरह को देखते हुए, फैक्ट्स को देखते हुए एक थ्योरी डेवलप करी जो आपको दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन बता रही है, को रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। अब यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट क्या है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, यानी प्राइस बढ़ने का इफेक्ट डिमांड पे आ रहा है, तो प्राइस का बढ़ना या कम होना क्या है, कॉज, और डिमांड का जो इफ़ेक्ट आ रहा है वो इफ़ेक्ट है, जाहिर है उस पर, ठीक है ना। तो देखो कि हमने देखा कि यार ये तो बिल्कुल साइंस जैसी मेथडोलॉजी है, ठीक है ना। अच्छा, अब कंक्लूड करने से पहले हमने बोला चलो एक दफ़ा आर्ट्स की डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। तो आर्ट किसे कहते हैं, सिंपल, आर्ट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सम साइंटिफिक नॉलेज और थ्योरीज। जो साइंटिफिक नॉलेज और थ्योरीज डेवलप हुई हुई हैं उनको अप्लाई करने का नाम आर्ट्स है। यानी एक बंदा है जो कि ये थ्योरी पढ़ रहा है कि भाई हाउ टू ड्राइव अ कार, ठीक है ना। अब वो पढ़ रहे कि भाई ये करना होता है, गाड़ी में बैठेंगे, इग्निशन जो है वो आप करेंगे, गाड़ी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्लच दबाएंगे, पहला गियर लगाएंगे, ये सब रीड कर रहा है, ठीक है ना। ये थ्योरी जो है ना वो रीड कर रहा है, लेकिन जब वो एक्चुअल में गाड़ी में बैठेगा और गाड़ी ड्राइव करेगा तो ये क्या है, उस थ्योरी को आप अप्लाई कर रहे हो। तो बेसिकली क्या है, ये आर्ट है। तो हमने कहा कि अच्छा, क्या हम इकोनॉमिक्स में, जैसे कि मैंने एक थ्योरी की मिसाल दी, लॉ ऑफ डिमांड, क्या इकोनॉमिक्स में हम जस्ट लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, या इन सारी थ्योरीज़ को हम अप्लाई भी कर रहे होते हैं। तो हमने कहा बिल्कुल अप्लाई करते हैं। क्या किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो हम डिमांड नहीं कम करते उसकी, बिल्कुल कम करते हैं, एप्लीकेशन भी हो रही होती है इसकी। तो जितनी भी थ्योरीज़ हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं वो जस्ट आपने पढ़नी नहीं है, आप उसको अप्लाई भी करते हैं। इकोनॉमिक्स में आप बहुत सारे आगे जाके पढ़ोगे कि भाई फ़लाँ अगर प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी में महंगाई हो जाती है तो उसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए, थ्योरी है। तो क्या बस आप वो थ्योरी पढ़ के बैठ जाओगे, नहीं, पॉलिसी मेकर उसको अप्लाई करेंगे, इन्फ्लेशन कम करने के लिए वो थ्योरी यूज़ करेंगे ताकि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कम हो। तो यानी हम सिर्फ फैक्ट्स को पढ़ नहीं रहे, थ्योरीज़ को पढ़ेंगे नहीं, बल्कि उनको अपनी इकोनॉमी में, अपने बिहेवियर में अप्लाई भी करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो बिल्कुल ऐसा ही है ना। साइंस
साइंस को आप जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तो वो बेसिकली आपकी आर्ट ही है ना, लेकिन जिस वक्त आप साइंस स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके जहन में अगर कोई एग्जांपल है तो आप वो ज़रूर उसको बताएं मुझे, ताकि उससे ज़्यादा बेहतर समझाया जा सके। तो हमने कहा कि हम इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स मैथडोलॉजी के लिहाज से बिल्कुल साइंस जैसी है, लेकिन अगर हम एप्लीकेशन के लिहाज से बात करें तो ये आर्ट जैसी है कि हम ना सिर्फ थ्योरीज पढ़ते हैं बल्कि इसको अप्लाई भी करते हैं अपनी इकोनॉमी में, ठीक है ना। जो सॉल्यूशंस हम सजेस्ट करते हैं उनको हम इम्प्लीमेंट भी करते हैं अपनी इकोनॉमी में, ठीक है ना। इस फेज़ को हम आर्ट कहते हैं। तो हमने कंक्लूड करा कि इकोनॉमिक्स सिर्फ साइंस में नहीं आती बल्कि ये आर्ट भी है। साइंस तो साइंस ही है ना। आपका नाम शायद मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर सकूँ, जावियर नाम है आपका, सही प्रोनाउंस कर रही हूँ मैं। तो देखो साइंस तो साइंस है ना, साइंस में तो आप फैक्ट्स पढ़ रहे हैं, थ्योरीज पढ़ रहे हैं। साइंस के अंदर आप किस सब्जेक्ट को डाल सकते हैं ये एक अलग बात है, ठीक है ना। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आता है और वो ये आता है कि इकोनॉमिक्स जो है क्या ये पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है। तो इसके लिए भी हमें ये पहले डेफिनेशन देखनी पड़ेगी कि पॉजिटिव साइंस किसे कहते हैं और नॉर्मेटिव साइंस किसे कहते हैं। तो बेसिकली डेफिनेशन आप सबके सामने लिखी हुई है कि पॉजिटिव साइंस डिस्कस व्हाट इज़ एंड अ नॉर्मेटिव साइंस टेल्स अस व्हाट ऑट टू बी। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है कि पॉजिटिव साइंस किसे कहते हैं, व्हाट इज़। अब ये व्हाट इज़ क्या है, यानी जितने भी क्वेश्चंस आपके व्हाट इज़ से स्टार्ट होते हैं उसका आंसर जब आप करते हो तो आप फैक्ट बताते हो, ठीक है ना। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द पॉपुलेशन रेट ऑफ पाकिस्तान। अब जब आप आंसर करेंगे तो आप अपना ओपिनियन नहीं बता रहे, आप फैक्ट बता रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चंस आपके जो हैं, फॉर एग्जांपल सिंपल आपसे कोई नाम पूछता है आपका, व्हाट इज़ योर नेम, तो आप ये तो नहीं बोलेंगे ना कि मेरे ख्याल से मेरा नाम ये है। आप बोलोगे भाई माई नेम इज़ दिस दिस, यानी वो फैक्ट है भाई, जो आपका नाम है आप वही बता रहे हो, ठीक है ना। तो बेसिकली व्हाट इज से जो भी क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, फैक्ट पे बेस कर रहे होते हैं और फैक्ट ऑलरेडी प्रूवन है, यानी जो आप फैक्ट बताते हो वो डाटा आपको प्रूव कर रहा है, वो आपका ख्याल नहीं है कि भाई ऐसा है, वो डाटा आपको बताता है, ठीक है। तो ऑलरेडी टेस्ट हुए हुए फैक्टर्स हैं आपके। लेकिन जो नॉर्मेटिव साइंस है वो बात करती है व्हाट ऑट टू बी, ठीक है ना। व्हाट ऑट टू बी क्या है, क्या होना चाहिए, ठीक है ना। यानी जैसे कि आपके सामने यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ऐड करी हुई है ताकि आपको क्लियर हो जाएंगे दोनों डिफरेंसेस इन दोनों के, कि पाकिस्तान इज़ द 5th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। ये क्या है भाई आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट। कैसे, ये आपका ओपिनियन तो नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो 5वें नंबर पे आता है पॉपुलेशन के लिहाज से पूरी दुनिया में, ये तो फैक्ट है, फैक्ट बताता है कि पाकिस्तान 5वें नंबर पे आता है। इसी तरीके से सेकंड स्टेटमेंट लिखी हुई है फ्री एजुकेशन शुड बी गिवन टू पुअर। ये आपका ख्याल है, ये आपका ओपिनियन है कि फ्री एजुकेशन गरीबों को जो है वो मिलनी चाहिए, ठीक है ना। हो सकता है कि कोई ऐसा बंदा हो जो आपकी इस स्टेटमेंट से एग्री ना करे। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट से सबका एग्री करना ज़रूरी तो नहीं है क्योंकि ये कोई फैक्ट तो नहीं है, ये आपका अपना ओपिनियन है। अब जैसे कि मैं हमेशा इसकी मिसाल देती हूँ कि भाई सैलानी दस्तरखान, कुछ लोग कहते हैं कि भाई बहुत अच्छी चीज़ है, होना चाहिए ऐसा, कुछ लोग कहते हैं कि ये गलत है। ऐसे सब में इतना मुफ्त का खाना देना, ठीक है, इससे और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी क्रिएट हो रही हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमा ही नहीं रहे, बस उनको मुफ्त उसकी आदत पड़ गई है, ठीक है ना, तो वो एफ़र्ट नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली
हर किसी के हर चीज़ के लिए ऐसे डिफरेंट ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं है कि जो आपका ख्याल है उससे आगे वाला भी एग्री करे। तो जो नॉर्मेटिव साइंस है ये बेसिकली बेस करती है आपके ओपिनियंस पे, व्हाट ऑट टू बी, आपके ख्याल से क्या होना चाहिए, क्या आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए। जबकि जो पॉजिटिव साइंस है ये ऑलरेडी टेस्टेड एंड एक्सेप्टेड फैक्ट्स हैं, ठीक है ना। इमेजिनेशन आप कह सकते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा ये कि ओपिनियन बेस्ड है कि आपके ख्याल से क्या होना चाहिए, ठीक है ना। हाउ थिंग्स शुड बी, हाउ इकोनॉमी शुड वर्क, ठीक है, किस तरीके से क्या हर चीज़ को कैसा जो है वो वर्क करना चाहिए, चीज़ें कैसी होनी चाहिए, ये आपका ख्याल है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एक इकोनॉमिस्ट हैं, 2-3 इकोनॉमिस्ट एक जगह पे बैठते हैं और वो ये उन सबको एक फैक्ट पता है कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो है वो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है, इससे कोई डिसएग्री नहीं कर रहा क्योंकि ये फैक्ट है। अब इस बेरोज़गारी को ख़त्म कैसे किया जाए, हो सकता है तीनों के डिफरेंट ओपिनियन हो, सही है ना। तो जो ओपिनियन है उसमें कॉन्ट्रास्ट आ सकता है, ठीक है ना, उसमें डिसएग्रीमेंट आ सकता है, फैक्ट्स में नहीं आता। तो ये एक डिफरेंस है बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस। कोशिश करेंगे कि आज जितने ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ये क्लियर कर लें, ताकि फिर नेक्स्ट क्लास में क्योंकि मैं चैप्टर 1 का हाफ सेक्शन करवाऊंगी और फिर मैं चैप्टर 2 पे आ जाऊंगी, क्योंकि जो रिमेनिंग सेक्शन है वो हम बाद में करेंगे ना। अच्छा, ये बात मैं जो इस स्लाइड में ब्रांचेस लिखी हुई हैं ये मैं आपको ऑलरेडी जो है वो फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा इसका बता चुकी हूँ कि जो इकनॉमिक्स की, जो आप इस इकनॉमिक्स को जो स्टडी करते हो, जो इकनॉमिक्स का स्कोप है उसकी बेस पर हम उसको 2 मेन ब्रांचेस में जो डिवाइड कर रहे होते हैं, एक माइक्रो इकनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकनॉमिक्स। जो माइक्रो है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है स्मॉल, यानी जो स्मॉल लेवल पे जो एनालिसिस किया जाता है वो माइक्रो इकनॉमिक्स में आता है, और जो लार्ज लेवल पे एनालिसिस किया जाता है, एग्रीगेट लेवल पे किया जाता है, वो मैक्रो है। यानी आप इसकी याद रखने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो माइक्रो का आई है, जो माइक्रो का आई है वो इंडिविजुअल को शो कर रहा है, और जो मैक्रो का ए है वो एग्रीगेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक इंडिविजुअल लेवल पे एनालिसिस हो रहा है और एक एग्रीगेट लेवल पे एनालिसिस हो रहा है, ठीक है ना। जैसे कि हम एसटीटी में अगर किसी एक क्लास को देखें, देखिए ऐसा है कि भाई मैं जैसे आपको मिसाल देती हूँ, अगर आप एसटीटी के अंदर किसी एक क्लास को देखें तो वो माइक्रो का पार्ट बनेगी, और अगर हम पूरे इंस्टीट्यूट को देखें तो वो मैक्रो का पार्ट है। इसी तरीके से अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो एक इंडस्ट्री, अगर सिर्फ हमें एक इंडस्ट्री के बारे में स्टडी करें, यानी हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे बात कर रहे हैं, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है कि हम एक इंडस्ट्री पे डिस्कशन कर रहे हैं अपनी। और अगर हम सारी इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करें इकोनॉमी की, तो ये किस में आ जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हम किसी एक इंडिविजुअल की इनकम की बात करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अगर हम पूरी इकोनॉमी की इनकम की बात करें, यानी नेशनल इनकम, पूरी इकोनॉमी की इनकम, ये किसका पार्ट होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है ना। तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्मॉल लेवल पे एनालिसिस करते हैं मेनली। यहाँ पे सेकंड पॉइंट में आपको बताया जा रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, इसमें आप क्या स्टडी करोगे, वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स इन मेकिंग डिसीजन ऑन द एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। चाहे नहीं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से हाउस होल्ड और फर्म्स जो हैं वो एलोकेट करती हैं, ठीक है। यानी हम हाउस होल्ड का बिहेवियर पढ़ रहे हैं, एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड का बिहेवियर पढ़ रहे हैं।
एक फर्म का बिहेवियर पढ़ रहे हैं या एक इंडस्ट्री का बिहेवियर पढ़ रहे हैं कि कैसे वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए अपनी जो बेनिफिट्स हैं उनको मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। जैसे हाउस होल्ड की हमने बात करी, हाउस होल्ड किसे कहते हैं ये मैं बता दूं। हाउस होल्ड की जो टर्म है वो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर्स के लिए यूज़ होती है। और फर्म्स, आपको पता है कि फर्म्स किसे कहते हैं, जो प्रोडक्शन करती हैं, जिनको आप प्रोड्यूसर्स भी कह सकते हैं। तो हम कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स के बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। कंज्यूमर का क्या बिहेवियर पढ़ेंगे कि कंज्यूमर के पास जो लिमिटेड इनकम है वो उसको किस तरीके से एलोकेट करता है। जैसे हमने फर्स्ट क्लास में पेरेंट्स की बात करी कि पेरेंट्स बजट बनाते हैं महीने का कि अब ये इनकम है इसको कैसे कहाँ कहाँ एलोकेट किया जाए। फर्म्स क्या डिसीजन लेती हैं कि भाई आप जो है वो चाह रहे हो कि भाई मैं जो है वो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप क्या क्या बिजनेस कर सकते हो, लेकिन आपके पास फंड्स लिमिटेड हैं। ऑब्वियसली आप सारे काम नहीं कर सकते। यू हैव टू डिसाइड कि भाई क्या काम करूं जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, डिसीजन मेकिंग है हाउस होल्ड की, फॉर्म्स की, जो हम माइक्रो में पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये बिहेवियर नहीं पढ़ते। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम किसी एक इंडिविजुअल को, एक फॉर्म को नहीं देखते, पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। यानी मेनली मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो इश्यूज़ होंगे वो कौन से होंगे, लाइक नेशनल इनकम, नाम से ही पता लग रहा है पूरी इकोनॉमी की इनकम, किसी एक की इनकम की बात नहीं हो रही है। एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा इशू है जो नेशनल, एक नेशनल जो है ना वो आपका कॉन्सेप्ट है ये, कि भाई कितनी एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में। आप किसी एक बंदे की तो बात नहीं कर रहे ना। इन्फ्लेशन, महंगाई, आप कब बोलते हैं महंगाई हो रही है, जब आपको दिखता है इकोनॉमी में जो मेजॉरिटी चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। तो किसी एक चीज़ की प्राइस का बढ़ना महंगाई नहीं कहलाता। नेशनल आउटपुट, पूरी इकोनॉमी की प्रोडक्शन कितनी हो रही है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ लगाती है उसका इम्पेक्ट पूरी इकोनॉमी पे आता है, तो ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैक्रो में हम डिस्कस करेंगे, जबकि माइक्रो के कॉन्सेप्ट में क्या लिखा हुआ है, लाइक कमोडिटी प्राइसिंग। कमोडिटी का मतलब अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, कमोडिटी की जो टर्म है वो गुड के लिए, प्रोडक्ट के लिए यूज़ की जाती है। यानी किसी भी गुड की प्राइस मार्केट में कैसे डिटरमिन होती है। आलू 100 रुपये किलो मिल रहे हैं, किसने डिसाइड करा, ठीक है। फला गाड़ी की जो प्राइस है न्यू आई है वो 50 लाख है, किसने डिसाइड करा, कैसे डिसाइड हो गई। क्या प्राइसेस का जो डिसीजन है वो प्योरली प्रोड्यूसर लेता है। तो हमें पता है कि भाई दो फोर्सेस हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर अगर अपनी मर्जी से जो चाहे प्राइस रख लेगा तो उससे ख़रीदेगा कौन। तो बेसिकली कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, इन दो फोर्सेस के थ्रू एक प्राइस डिसाइड होती है मार्केट में। तो ये हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, किसी भी चीज़ की प्राइस कैसे डिटर्मिन होती है मार्केट में, ठीक है ना। फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर्स जैसे हमने पढ़ा था कि भाई 4 फैक्टर्स किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लेबर की वेजेस कितनी होंगी, ठीक है, ये कैसे डिसाइड होती हैं, ये पढ़ेंगे हम। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं प्रोडक्शन के हवाले से, कंजम्पशन के हवाले से, ये माइक्रो में हम स्टडी करते हैं, ठीक है ना। इतना डिफरेंस काफ़ी है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा डिफरेंस अभी आपको समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि अभी आप जब माइक्रो और मैक्रो पढ़ोगे तो खुद ब खुद आ जाएगा समझ में। अच्छा, ये स्लाइड जस्ट आप लोगों की रीड करने के लिए, इसको रीड कर लें और मुझे बता दें कि कोई इसमें इशू तो नहीं है। मैंने नीड और वांट्स की जो है ना एक डिफरेंस मेंशन कर दिया है कि नीड्स और वांट्स जो हैं वो एक सेम नहीं है, ठीक है। नीड्स हमारी लिमिटेड होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान जैसे हम अक्सर कहते हैं, ठीक है ना। जबकि जो वांट्स हैं उनकी कोई लिमिट नहीं है, इसमें कंफर्ट, लग्जरी सब आ जाते हैं। देखो आप किसी
पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हवाले से बात नहीं करूँ। देखो, नीड है, नीड ज़रूरत है, वो आपको पूरी करनी ही करनी है, चाहे वो किसी भी तरह की आपकी ज़रूरत हो, ठीक है ना। हम मेनली इकोनॉमिक्स में जो नीड्स पे बात कर रहे हैं वो ऐसी नीड्स हैं जिनके लिए रिसोर्सेज के हवाले से बात कर रहे हैं ना, यानी हमें फूड रिसोर्स रिक्वायर्ड है, वाटर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, कपड़े चाहिए हमें पहनने के लिए, शेल्टर चाहिए हमें, ठीक है, ये सब चीज़ें हमारी ज़रूरियात में शामिल हैं। और जो वांट्स हैं ये नीड से ऊपर की चीज़ें हैं, यानी एसी के बगैर रहा जा सकता है किसी हद तक, लेकिन अगर एसी लग जाए तो क्या ही बात है, कंफर्ट है। आप ड्रीम्स कह रहे हैं, बिल्कुल भैया, आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, आप पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, XYZ, बहुत सारी वांट्स आ जाएंगी। लग्जरी। अच्छा, अब एक और बात पता होनी चाहिए इकोनॉमिक्स के अंदर कि इकोनॉमिक्स में जब भी कोई आप थ्योरी या मॉडल पढ़ते हैं तो उसमें कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके बारे में आप स्टडी कर रहे होते हो। अब ये एजेंट्स और पार्टिसिपेंट्स इकोनॉमी के किसे कहते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। कह रहे हैं कि इकोनॉमिक एजेंट्स आर एन एक्टर और डिसीजन मेकर विद इन एन इकोनॉमिक मॉडल, यानी किसी भी इकोनॉमिक मॉडल को जब आप स्टडी करते हैं तो उसमें आप किसी के बारे में पढ़ रहे होते हैं कि भाई, और वो जिसके बारे में पढ़ते हैं वो कौन होता है, डिसीजन मेकर होता है, यानी वो कोई ना कोई डिसीजन ले रहा होता है, और उसको हम एक्टर भी कहते हैं। जैसे कि आप कोई टीवी ड्रामा देखते हो तो उसमें कुछ एक्टर्स हैं ना जो परफॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इकोनॉमी में भी कुछ एक्टर्स हैं, इकोनॉमी के भी कुछ एक्टर्स हैं, जैसे कि नंबर 1 कंज्यूमर। कंज्यूमर कैसे एक्टर है, क्योंकि कंज्यूमर क्या कर रहा है, डिसीजन ले रहा है। क्या डिसीजन ले रहा है कि भाई मेरी जो इनकम है ना, लेट्स से वो है 60,000 पर मंथ, और मेरे ये सब ऑप्शंस हैं जिनमें मैं अपनी इनकम लगा सकती हूँ। अब मैंने कैसे अपनी इनकम को कहाँ लगाना है और कहाँ मैं नहीं लगा सकती, एक डिसीजन ले रहा है ना, एक डिसीजन लिया जा रहा है कि भाई मैं अपनी लिमिटेड इनकम को हर जगह नहीं लगा सकती, तो मैंने डिसाइड करना है कि मैं अपनी लिमिटेड इनकम को कहाँ एलोकेट करूँ कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरियात और ख्वाहिशात पूरी हो सकें। अच्छा, डेफिनीशन पढ़िए भाई, डेफिनीशन पढ़िए, लेबर की डेफिनीशन क्या लिखी हुई है, पढ़ लें तो मैसेज करिएगा डन, ताकि मुझे पता चल जाए। ऑनलाइन जब क्लास ली जाती है तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप पार्टिसिपेट करें, इससे आप भी जागते रहेंगे और टीचर को भी पता चल रहा होता है कि हाँ आप प्रॉपर क्लास अटेंड कर रहे हैं। जी, तो क्या समझ में आया, लेबर के हवाले से एक सिर्फ ये बात, कंज्यूमर के लिए हवाले से, हाउस होल्ड जिसे हम कह रहे हैं, सिर्फ ये नहीं लिखा हुआ कि वो कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर किसे कहते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, लेकिन किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने के लिए आपको ख़रीदना पड़ता है ना उसको, और किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए आपको क्या चाहिए, इनकम चाहिए, और इनकम के लिए आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, अर्न करने पड़ेगा, ताकि आपके पास वो इनकम आए तो आप कंज्यूम करें। तो बेसिकली कह रहे हैं कि हाउस होल्ड या कंज्यूमर कौन होते हैं, ये वो कलेक्टिव ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो ना सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, फर्म्स को अपनी लेबर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी मुझे अगर कोई चीज़ कंज्यूम करनी है, ख़रीदनी है, तो उसके लिए मुझे पैसे चाहिए और मैं पैसे कमाऊंगी। अब मैं कैसे पैसे कमा रही हूँ, मैं यहाँ पे टीचिंग कर रही हूँ, ठीक है, मैं अपनी लेबर सर्विसेज दे रही हूँ। इस लेबर सर्विस से मेरे पास क्या आ रही है, इनकम आ रही है, एक लिमिटेड इनकम।
और उस लिमिटेड इनकम को फिर मैं अमंग माई नीड्स एंड वांट्स क्या करूँगी, एलोकेट करूँगी, डिसाइड करूँगी कि भाई कहाँ लगानी है कहाँ नहीं लगानी, ठीक है ना। तो ये मेरा फंक्शन है एज अ कंज्यूमर, एज अ हाउस होल्ड। जबकि अगर हम फर्म्स की बात करें, जिसको हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, उनका क्या फंक्शन है, सिंपल। फर्म्स या प्रोड्यूसर्स किसे कहते हैं, रीड करिए क्या लिखा हुआ है। और हर किसी का आखिर में लिखा हुआ है कि वो डिसीजन मेकिंग क्या कर रहा है। हर किसी की डिसीजन मेकिंग भी बताई हुई है कि हम डिसीजन मेकर क्यों कह रहे हैं, कि वो कोई ना कोई डिसीजन ले रहा है। ठीक है, फर्म्स को आप बिजनेसमैन कह सकते हैं, आप प्रोड्यूसर कह सकते हैं, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली प्रोडक्शन कर रहे हैं। मेन फंक्शन क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करना, प्रोड्यूस करना। अच्छा, अगेन वही वाली बात कि आप जो है वो क्या प्रोड्यूस करें और क्या प्रोड्यूस ना करें, ठीक है, ये आपको डिसाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। जो फर्म्स हैं उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, कि क्या प्रोड्यूस करूं जिस पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो मुझे, ठीक है। और अगेन ये डिसीजन वो लेते हैं डिमांड को देखते हुए, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है उस चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, प्रॉफिट हो। डिसीजन मेकर क्यों कह रहे हैं, क्या डिसीजन ले रहे हैं इसमें, डिसीजन ले रहे हैं ना कि भाई लिमिटेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके पास। प्रोड्यूस करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन डिसाइड करना है कि इन फैक्टर्स को कहाँ लगाऊं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, मुनाफा हो, ठीक है ना। ये फॉर्म्स का एक तरीके से आपके लिए फंक्शन है। फिर आ जाती है आपके पास गवर्नमेंट, जिसको आप स्टेट भी कहते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, पूरी सोसाइटी को गवर्न करती है, चलाती है अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज के थ्रू। गवर्नमेंट क्या डिसीजन ले रही है, ये इसकी बात आगे लिखी हुई है, रीड करिए गवर्नमेंट क्या डिसीजन ले रही है। और कोई अगर मुझे समझा सके तो प्लीज़ समझाए। जी मानू, किरण, नुमान, आप लोग भी पार्टिसिपेट करें क्लास में। गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट के पास भी जो फंड्स हैं वो क्या हैं, लिमिटेड हैं। और गवर्नमेंट को डिसाइड करना है, उसके पास बहुत सारे कह लो कि ऑप्शंस हैं। गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर पे भी लगा सकती है, वो हेल्थ सेक्टर पे भी लगा सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ों पे लगा सकती है। हर चीज़ पे जितना मर्जी चाहे नहीं लगा सकती, क्योंकि जो रिसोर्सेज उसके पास आ रहे हैं टैक्स रेवेन्यू के थ्रू, दीगर अदर रिसोर्सेज के थ्रू, वो क्या है, लिमिटेड हैं। उसको डिसाइड करना पड़ता है कि एजुकेशन पे कितना लगाए, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना लगाए, हेल्थ पे कितना लगाए, डिफेंस पे कितना लगाए। ये सब चीज़ें क्या करनी पड़ती हैं, गवर्नमेंट को डिसाइड करनी पड़ती हैं। तो अगेन अनदर डिसीजन मेकर है ये इकोनॉमी का। और फाइनली हमारे पास आ जाते हैं फॉरेन ट्रेडर्स। फॉरेन ट्रेडर्स को आप इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स भी कह सकते हैं। इम्पोर्टर्स किसे कहते हैं, जो दूसरी इकोनॉमी से क्या करते हैं, चीज़ें ख़रीदते हैं, बाय करते हैं। एक्सपोर्टर्स किसे कहते हैं, जो दूसरी इकोनॉमीज़ में चीज़ें क्या करते हैं, बेचते हैं, सेल करते हैं। तो ये फॉरेन ट्रेडर्स भी एक इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं इकोनॉमी के। तो हमारी इकोनॉमी में कितने इकोनॉमिक एजेंट्स आ गए, 4। कंज्यूमर, हाउस होल्ड्स जिसे हम कहते हैं,
फर्म्स, गवर्नमेंट, फॉरेन ट्रेडर्स, ये 4 इकोनॉमिक एजेंट्स हैं और पार्टिसिपेंट्स हैं हमारी इकोनॉमी के, ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा, ये नोन कॉन्सेप्ट है, आप इसको थोड़ा बहुत मैं आपको बता चुकी हूँ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के हवाले से, लेकिन इसको हम थोड़ा सा इन डेप्थ स्टडी करेंगे इस स्लाइड में। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने के लिए कौन से फैक्टर्स चाहिए होते हैं। जब आप किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने की चाहते हैं तो उसके लिए कुछ इनपुट्स चाहिए होते हैं, कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, कौन कौन से इनपुट्स चाहिए होते हैं किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, उनको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम कहते हैं कि जब भी आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 4 फैक्टर्स चाहिए होते हैं। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना। हमने क्या किया, इनकी कैटेगरी बना दी। हमने लेबर और एंटरप्रेन्योर को किस कैटेगरी में डाल दिया? ह्यूमन फैक्टर्स। और लैंड और कैपिटल को हमने किसकी कैटेगरी में डाल दिया? नॉन ह्यूमन फैक्टर्स। नॉन ह्यूमन फैक्टर्स है ना, ठीक है। अच्छा, सम टाइम क्या होता है कि कुछ चीज़ों का मतलब आप जनरली जो आप समझ रहे होते हो, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उनका मतलब थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंट होता है। बिल्कुल इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में भी है। अच्छा, लेबर और एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। हम लेबर हम वो यही समझते हैं कि भाई लेबर कौन होगा, जो या तो मेंटल एफर्ट कोई दे रहा होगा या फिजिकल एफर्ट दे रहा होगा। यानी इस वक्त जो मैं सर्विस आपको दे रही हूँ उसमें मेनली मेरी जो एफर्ट्स हैं वो मेंटल एफर्ट्स हैं, ठीक है ना। एम क्या है? अर्निंग इनकम, सच एज रोड ब्रेकिंग, माइनिंग, टीचिंग, काउंसलिंग एक्सेट्रा। हम सब लेबर से यही मतलब लेते हैं, ठीक है ना, तो कोई डिफरेंट डेफिनेशन नहीं है। एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं? जो कोई नई चीज़ स्टार्ट करने का रिस्क ले रहा है, मेनली रिस्क ले रहा है। रिस्क कैसे ले रहा है वो, कि अगर वो कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कोई भी चीज़ कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि उसमें कोई नई इनोवेशन हो रही है, कोई भी चीज़ वो स्टार्टअप ले रहा है, तो अगर उस चीज़ में नुकसान होता है तो वो नुकसान उसको बेयर करना पड़ेगा। जो लेबर है वो रिस्क नहीं ले रहा। अगर कंपनी को लॉस होता है तो लेबर को अपने टाइम पे सैलरी मिलेगी, ये लेबर ने तो अपना काम किया है, वो रिस्क नहीं ले रहा। रिस्क कौन ले रहा है? एंटरप्रेन्योर ले रहा है, तो वो रिस्क टेकर है, ठीक है। वो सारे फैक्टर्स को ऑर्गेनाइज कर रहा है, कंबाइन कर रहा है और रिस्क ले रहा है। ये मेन डिफरेंस है बिटवीन लेबर एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है जी। नॉन ह्यूमन फैक्टर्स में जो 2 फैक्टर्स हमारे पास आ जाते हैं, ज़ाहिर है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए आपको लैंड चाहिए और कैपिटल चाहिए। अच्छा, इन दोनों की डेफिनेशन जनरली जो हम समझते हैं इकोनॉमिक्स में, वो डेफिनेशन बहुत डिफरेंट है। जनरली जब हम टर्म लैंड बोलते हैं तो उससे हमारा मतलब होता है ज़मीन, सरफेस ऑफ अर्थ। इकोनॉमिक्स कहती है कि ये बहुत ही नैरो डेफिनेशन है, बहुत ही छोटी डेफिनेशन है लैंड की। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स, लैंड रेफर्स टू ऑल नेचुरल रिसोर्सेज विच आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। यानी इकोनॉमिक्स जो है वो लैंड की एक बहुत ब्रॉडर डेफिनेशन डिफाइन करती है। इकोनॉमिक्स कहती है कि भाई जितनी भी चीज़ें नेचर ने हमें फ्री प्रोवाइड करी हैं, नेचर से हमें मिली हैं, वो सारी की सारी रिसोर्सेज किस डेफिनेशन में आ जाती हैं? लैंड की डेफिनेशन में। जैसे सॉइल, मिट्टी जिसे आप कहते हैं, मिनरल्स, मेटल्स, फॉरेस्ट, सनलाइट, ठीक है ना, सारी चीज़ें, इवन आपके रिवर्स हो गए, सी हो गया, ठीक है, समंदर, ये सारी चीज़ें आपकी किसकी डेफिनेशन में आ रही है? लैंड की डेफिनेशन में। यानी बस आप इसको सिंपल ऐसे समझ लो कि वो सारी चीज़ें जो नेचर से आपको मिली हैं, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर जितने भी हैं, वो सारे इकोनॉमिक्स कहते हैं कि भाई वो किस में आ जाता है? लैंड की डेफिनेशन में आ जाता है। जबकि कैपिटल क्या है? अब लैंड और कैपिटल का डिफरेंस समझें।
लैंड की डेफिनेशन स्टार्ट हुई थी किससे? नेचुरल रिसोर्सेज से, वो सारी चीज़ें जो नेचर ने प्रोवाइड करी हमें। कैपिटल की डेफिनेशन किससे स्टार्ट हो रही है? मैन मेड रिसोर्सेज, ऐसी चीज़ें जो किसने बनाई हैं? इंसान ने। और वो क्या कर रहा है? उन रिसोर्सेज को यूज़ करके दूसरी चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, जनरली आप लोग बताइएगा कि हम कैपिटल से क्या मतलब लेते हैं? जब हम कहते हैं कैपिटल की टर्म हम जनरल अपने डेली लैंग्वेज में जब यूज़ कर रहे होते हैं तो उससे हमारी क्या मुराद होती है? जनरली कैपिटल से हमारी क्या मुराद होती है? हम कहते हैं हमें कितना कैपिटल चाहिए, क्या, कौन से रिसोर्सेज? जनरली जब हम कैपिटल की टर्म यूज़ करते हैं तो उससे ज़्यादातर हमारा क्या मतलब होता है कैपिटल की टर्म से? हाँ जी, महानूर, नुमान और किरण तो बिल्कुल खामोश है, उनको बोलना मना है। मनी, चले शुक्र है नुमान ने बोला, बिल्कुल ठीक है। सही है। तो यूजुअली जब हम कैपिटल की टर्म यूज़ करते हैं तो उससे मतलब होता है हमारा पैसा, कितना कैपिटल चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसे कितने चाहिए। इकोनॉमिक्स में कैपिटल की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है, बिल्कुल आप कह लें कि कॉन्ट्रास्ट करती है जो हम यूजुअली समझते हैं। इकोनॉमिक्स कहती है कि भाई कैपिटल पैसा नहीं है, कैपिटल उन चीज़ों को कहते हैं जो इंसान ने बनाई हैं और उनके थ्रू वो दूसरी चीज़ें बनाता है। जैसे कि लैपटॉप मैन मेड है और इसके थ्रू मैं सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। किसी भी तरह की मशीन जिसके थ्रू आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, बिल्डिंग, फैक्ट्री, प्लांट्स। अच्छा, ये प्लांट्स समटाइम्स फ्रेंड्स कंफ्यूज होते हैं, ये वो नहीं, वो वाले प्लांट्स नहीं हैं, नेचुरल जो होते हैं, पौधे की बात नहीं हो रही है, जो बिग मशीनरी है, ठीक है। टूल्स वगैरह, ये सारी वो चीज़ें हैं जो इंसान की बनाई हुई है, इंसान को यूज़ करके दूसरी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है। अब क्या मैं हम मनी को कैपिटल की डेफिनेशन में ला सकते हैं? इकोनॉमिस्ट कहते हैं अ बिग नो। इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं कि मनी कैपिटल की डेफिनेशन में नहीं आती। क्यों नहीं आती? इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि भाई जब आप पैसे की बात करें तो पैसा डायरेक्टली कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकता। पैसा डायरेक्टली कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकता। यानी अगर आपके पास 10 लाख हैं तो वो 10 लाख ऑटोमेटिकली किसी चीज़ में कन्वर्ट नहीं हो सकते। उस 10 लाख से आप कोई चीज़ ख़रीदोगे, मशीन, इक्विपमेंट, टूल्स, बिल्डिंग बनाओगे या फैक्ट्री बनाओगे, अपना ऑफिस बनाओगे और फिर वहाँ आप उस चीज़ के थ्रू प्रोडक्शन करके कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो। तो बेसिकली पैसा इनडायरेक्टली तो वजह बन सकता है पर डायरेक्टली कोई वजह नहीं बन रहा, क्योंकि आपने कैपिटल की डेफिनेशन में कहा है कि वो चीज़ें जिनसे डायरेक्टली कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, जैसे मशीन। तो इसलिए आप मनी को कैपिटल की डेफिनेशन में इकोनॉमिक्स में कंसिडर नहीं करते। ये बात आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यूज़ में भी आती है। ठीक है जी, समझ में आ गई बात सबके? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? चलें, अब आप लोगों ने मुझे कुछ बातें बतानी है। नंबर 1, लेबर का रिवॉर्ड क्या होता है भाई? जब कोई अपनी लेबर सर्विस देता है तो उसको रिवॉर्ड क्या मिलता है उसके बदले में? सैलरी मिलती है, वेजेस मिलती हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योर को क्या रिवॉर्ड मिलता है रिस्क लेने का? हाँ जी, सब बताएं भाई, मुझे सबका चाहिए। अगर आप क्लास ले रहे हैं तो अटेंटिव रहें। प्रॉफिट, बस मानूर ही बताएंगी। एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड क्या है? प्रॉफिट। लैंड का रिवॉर्ड क्या कंसिडर किया जाता है? रेंट।
लैंड ओनर को क्या मिलता है? रेंट। जबकि जो कैपिटल का रिवॉर्ड है वो कहा जाता है इंटरेस्ट। कैसे? कहते हैं कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बिजनेसमैन को कैपिटल फॉर्मेशन करनी है, अपनी फैक्ट्री में प्लांट्स लगाने हैं, मशीनरी बिग मशीन्स लगानी है, तो उसके लिए चाहिए उसको पैसा। तो वो बैंक के पास जाता है, वो कहते हैं भाई मुझे इतना लोन चाहिए, बैंक उसको पैसे देती है। तो बैंक वजह बन रहा है कैपिटल फॉर्मेशन की, यानी उन पैसों से वो कैपिटल ख़रीदेगा, कैपिटल बनाएगा, जो भी करेगा और फिर प्रोडक्शन करेगा। तो बेसिकली हम बैंक को इनडायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन की रीज़न कह रहे हैं कि भाई उसकी वजह से कैपिटल फॉर्मेशन हुई, और आप बैंक को क्या दे रहे हो? उन पैसों के बदले इंटरेस्ट दे रहे हो। अच्छा, एक सेकंड, थोड़ी सी मैं कॉल अटेंड कर लूँ, इम्पॉर्टेंट कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अब वो बॉयल करना पड़ेगा, ख़त्म हो गया था। सर 3:30 3:30 ओके। अच्छा जी, सॉरी। तो ये रिवॉर्ड जो है ना वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के एप्लीकेशन। अच्छा, कुछ बातें हैं। अच्छा, मैं ये चाहूँगी कि थोड़ा सा आप लोग जो है वो इसको रीड करें अगेन, ठीक है? इस स्लाइड को रीड करें, क्योंकि इसमें कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो आपको शायद समझ में ना आएँ, ठीक है? रीड करने के बाद तो इसको रीड करें और फिर मुझसे पूछें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ऐसी कोई बात लिखी हुई है जो नहीं क्लियर हो पा रही, तो उसको आप पूछें मुझसे ताकि वो क्लियर हो जाए। सही है। ठीक है, ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा, सैमुअल्सन तो एक इकोनॉमिस्ट का नाम है, महानूर, यानी सैमुअल्सन ने ये डेफिनेशन दी थी। ये मैंने इस वजह से ऐड कर दी कि सम टाइम क्या होता है कि आई कैप एज इट इज़ एक लाइन दे देता है फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में, ठीक है, एमसीक्यूज़ में। तो वो आपको कुछ इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगे सेंटेंसेस वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। अच्छा, बेसिकली जावियर, ये आप मुझे बता दीजिएगा कि अगर मैं आपको बार बार गलत नाम बोल रही हूँ आपका, तो बेसिकली जो लैंड को यूज़ कर रहा है आप उसको कह रहे हैं, ठीक है ना? तो लैंड को यूज़ करने की जो पेमेंट है उसको आप रेंट कहते हैं। और सैमुअल्सन इस बात को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है कि रेंट वो उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करने की पेमेंट है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो 4 है ना, लेकिन रेंट उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करने की पेमेंट है जो कि सप्लाई के लिहाज से क्या है, फिक्स है। क्योंकि जो लैंड है उसको हम क्या कह रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को हम लैंड कह रहे हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज नेचर की तरफ से प्रोवाइड हुए हैं, उनकी सप्लाई आप बढ़ा या कम नहीं सकते। वो नेचर ने जितने दे दिए हैं वो नेचर की तरफ से फिक्स हैं। तो इसलिए जब आपको बोला जाए भाई कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसकी सप्लाई फिक्स है, तो आप बोलेंगे लैंड। और लैंड का रिवॉर्ड क्या है, लैंड की पेमेंट क्या है, रेंट है। अच्छा, सर्विसेज रेंडर्ड, यानी जो सर्विसेज आपने दी, जो सर्विसेज आपने परफॉर्म करी, उसके बदले में आपको एक सम ऑफ मनी मिल रही है वेजेस और सैलरीज की फॉर्म में। ठीक है जी। तो हमें जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पता चले, एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा एजेंट्स और पार्टिसिपेंट्स ऑफ इकोनॉमी, आपको ये याद रखने हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगी, रिवाइज करके आएंगे आप।
कितने एजेंट्स हैं? 4 इकोनॉमिक एजेंट्स, इकोनॉमिक एक्टर्स भी इन्हें कहते हैं। कौन कौन से? कंज्यूमर या फिर हाउस होल्ड जिसे हम कहते हैं, फर्म्स और प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट, फॉरेन ट्रेडर्स। देन हमने कौन सा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करा एक और अभी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के हवाले से। एंड इट्स रिवॉर्ड्स। Now you have to remember that there are 4 factors of production: land, and the reward of land is rent. Labor, their reward is in form of wages and salaries. Capital, reward क्या है? Interest. And entrepreneur, their reward is profit. ठीक है। अच्छा, जो एक आप लोगों का इस वक्त ओपन ग्रुप है पीआरसी जुलाई बैच का, उसमें आप सब हो? ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगी कि उस ग्रुप में ही जो है ना वो आप लोगों को 2-3 चीज़ें भेज दूँगी, जैसे इस चैप्टर की स्लाइड, चैप्टर 1 के एमसीक्यूज़, स्टडी टेक्स्ट, ये सब जो इम्पॉर्टेंट आपके चीज़ें हैं वो आप लोगों से उसमें शेयर कर दूँगी ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। कल रजिस्टर लाया करो, तो लिखा करो ना उसमें, बुक में क्यों लिखते हो? पोर्टल पे, हाँ डॉक्यूमेंट पोर्टल पे भी आपके हो सकते हैं। अच्छा जी, चलें कुछ चीज़ों को आज, वैसे मुझे मेरा था वाइंड अप करने का इस सेक्शन को, लेकिन आज शायद हो ना सके। चलें जितना हम लास्ट स्लाइड जो है वो डिस्कस कर लेते हैं जितनी हो सकी आज। टाइप्स ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन, ये भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एमसीक्यूज़ में आता है। इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन के लिहाज से अगर हम गुड्स को कैटेगराइज करें, सबसे पहले तो बात आती है गुड्स कहते हैं किसे मिस, तो गुड्स की भी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने लिख दी है कि इकोनॉमिक्स में गुड्स कहते हैं उन प्रोडक्ट्स को जो कि इंसान की ज़रूरियात और उसकी वांट्स को क्या करती हैं? सेटिस्फाई करती हैं, पूरा करती हैं और उसको यूटिलिटी दे रही होती हैं। यूटिलिटी यानी कोई भी चीज़ आपको जो बेनिफिट दे रही है, यूज़फुल है आपके लिए, ठीक है। कंजम्पशन के लिहाज से, अच्छा ये जावेर आपने कहा टेंजिबल, ये ज़रूरी नहीं है। क्यों? आप मैं समझ गई आप किस लिहाज से बात कह रहे हैं, लेकिन गुड्स को आप इस तरीके से भी कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ गुड्स कह रहे हैं तो गुड्स कैन बी टेंजिबल गुड्स और इट कैन बी इनटेंजिबल गुड्स। टेंजिबल गुड्स में आपको पता है कि भाई वो सारी चीज़ें जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है ना। इनटेंजिबल में क्या आ जाता है? आपकी
सर्विसेज। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर किस कहीं गुड्स लिखा हुआ है तो उसका मतलब टेंजिबल गुड्स ही है, उसमें वो दोनों कैटेगरी भी आ सकती हैं। अच्छा, अब जो कैटेगरी बनाई गई है यहाँ पे, उसमें फर्स्ट कैटेगरी में जो है वो लिखा हुआ है मैरिड गुड्स। अच्छा, मैरिड गुड्स की डेफिनेशन को अगेन पहले ख़ुद से रीड करें और मुझे बताएं कि, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जो आपको पढ़ के नहीं समझ में आएंगी। गुड की डेफिनेशन मैंने ये बताई कि ऐसी चीज़ें, यानी वो प्रोडक्ट्स भी टेंजिबल भी हो सकती हैं और इनटेंजिबल भी हो सकती हैं, जो कि इंसान की ज़रूरियात और उसकी ख्वाहिशात को पूरा कर रही हैं। भाई आप एजुकेशन हासिल कर रहे हो, सर्विस है ना। एजुकेशन कोई टेंजिबल गुड तो नहीं है, इनटेंजिबल है, लेकिन वो हमारी ज़रूरियात को पूरा कर रहा है, जो हमारी इल्म हासिल करने की ज़रूरत है उसको पूरा कर रहा है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, चलिए मैरिड गुड्स की डेफिनेशन पढ़ें और मुझे बताएं जो भी समझ में आया आपको, थोड़ा बहुत भी, कि आपको डेफिनेशन पढ़ के क्या कुछ समझ में आ रहा है कि किसे कहते हैं मैरिड गुड्स। आज बस हम मैरिड और डीमैरिड गुड्स समझेंगे, बाकी जो है ना वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। सोशल वेलफेयर से क्या मुराद है? सर इट्स ओके, मैं समझा दूंगी। जी महानूर, किरण, कुछ भी जो थोड़ा भी समझ में आया हो कि मैरिड गुड्स किस तरीके के गुड्स होते हैं। प्लांट्स एक्टिविटी, ये कहाँ लिखा हुआ है? What do you mean by plants activity? चलें मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए कुछ इसमें ऐसी टर्म्स हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, प्रोमिनेंट किया हुआ है बोल्ड लेटर्स में करके, कि भाई मैरिड गुड्स क्रिएट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़। नाउ व्हाट इज़ एक्सटर्नैलिटी? एक्सटर्नैलिटी कहते किसे हैं? ये आपके लिए लिखना ज़रूरी नहीं है, जस्ट आप इसको समझ लें। एक्सटर्नैलिटी से मुराद हम कहते हैं जब किसी भी एक्टिविटी का इफ़ेक्ट उस पर आ रहा हो जिसका उस एक्टिविटी से डायरेक्टली कोई भी कनेक्शन ना हो। रिपीट कर रही हूँ, एक्सटर्नैलिटी किसे कहते हैं या एक्सटर्नल इफ़ेक्ट किसे कहते हैं कि जब किसी एक्टिविटी का इफ़ेक्ट किसी ऐसे बंदे पर, या ज़रूरी नहीं है वो इंडिविजुअल हो, कोई भी फॉर्म भी हो सकती है, किसी पे भी आ रहा हो जिसका डायरेक्ट उस एक्टिविटी से कोई लेना देना ना हो। जैसे आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, डायरेक्ट फ़ायदा इस एक्टिविटी से, एजुकेशन हासिल करने से किसको है? आपको है। या चलें इसमें आपके पेरेंट्स को भी शामिल कर देते हैं, ठीक है, उनको भी। लेकिन आपका एजुकेशन हासिल करना सिर्फ आपको या आपके फैमिली को फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, पूरी सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप इल्म हासिल करते हैं, जब आपको शऊर होता है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। ठीक है, कुरान कहता है ना कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो
जो जितना ज़्यादा आपकी सोसाइटी में एजुकेटेड लोग होंगे उतना आपकी सोसाइटी क्या करेगी, डेवलप होगी, ग्रो करेगी। ठीक है ना। तो एजुकेशन का फ़ायदा सिर्फ आप तक तो नहीं रहा, पूरी सोसाइटी को हो रहा है। जितने इलिटरेट लोग होंगे उतना आपकी सोसाइटी जो क्या होगी, आपकी अंडर डेवलप्ड होगी, ग्रो नहीं कर पाएगी। अनस्किल्ड वर्कर्स होंगे, स्किल्स नहीं होंगी उनके पास। ठीक है ना। तो बेसिकली एजुकेशन भी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसका फ़ायदा मखसूस स्पेसिफिक आपको नहीं हो रहा, उसका फ़ायदा उन तक भी पहुंच रहा है जिसका डायरेक्ट उस एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। सोसाइटी का डायरेक्ट तो कोई कनेक्शन नहीं है ना आपकी एजुकेशन से। ठीक है, एजुकेशन के एक्सपेंस आप बेयर कर रहे हैं, आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, लेकिन इसका इफ़ेक्ट पूरी सोसाइटी तक पहुंच रहा है, तो एक एक्सटर्नलिटी क्रिएट कर रहा है। चलो मैं आपको एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन से बात एग्जाम्पल से बात समझाती हूँ तो मज़ीद क्लियर होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, there are two farms, farm A and farm B, and they are side by side. फार्म A जो है उसमें क्या है, एप्पल ट्रीज लगे हुए हैं, एप्पल प्रोडक्शन हो रही है, एप्पल ट्रीज लगे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, एप्पल ट्रीज का फार्म है। और एप्पल, आप वो वाला आईफोन वाला एप्पल मत समझिएगा। और जो फार्म बी है उसमें क्या है, हनी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। अच्छा, वो क्या रहा है कि फार्म बी में भी ट्रीज़ ऑब्वियसली लगे हुए हैं, क्योंकि जो हनी बीज हैं वो फ्लावर्स वगैरह से नेक्टर कलेक्ट करके हनी प्रोड्यूस कर रही हैं। लेकिन क्योंकि दोनों फार्म साइड बाय साइड हैं, तो क्या होता है कि फार्म बी में से कुछ हनी जो है वो फ्लाई करके कहाँ आ जाती हैं, फार्म ए में आ जाती हैं। और यहाँ भी क्योंकि एप्पल प्लांट्स लगे हुए हैं, एप्पल ट्रीज़ लगे हुए हैं, तो यहाँ से भी वो नेक्टर कलेक्ट करके कहाँ चली जाती हैं, फार्म बी में, अपने फार्म में। इससे फार्म बी को क्या फ़ायदा हो रहा है भाई, हनी की प्रोडक्शन बढ़ेगी या कम होगी? हाँ जी, ये जो अपने फार्म के साथ साथ आप बराबर वाले फार्म में भी जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है इससे प्रोडक्शन बढ़ रही है। सही है ना। तो बेसिकली जो फार्म ए में जो एक्टिविटी हो रही है, फार्म बी का डायरेक्ट उससे कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी उस एक्टिविटी का एक इनडायरेक्ट इफेक्ट पहुंच रहा है, एक पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है फार्म बी पर। डायरेक्ट तो इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है ना, ये बायर सेलर्स नहीं है आपस में एक दूसरे के, पर एक एक्टिविटी का किसी थर्ड पार्टी पे इफेक्ट आ रहा है। थर्ड पार्टी हम नॉर्मली जिसे कहते हैं, जिसका उस एक्टिविटी से डायरेक्ट किसी भी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ये एक्टिविटी एक एक्सटर्नल इफेक्ट क्रिएट कर रही है। नाउ दिस इफेक्ट कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल ये इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव है। अब मैं कोई दूसरी मिसाल देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, स्मोक कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है। ठीक है। अब इसके सराउंडिंग में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना, इसके सराउंडिंग में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उन तक भी स्मोक पहुंच रही है। ठीक है ना। क्या ये पर्सन ए बी सी का इस पर्सन जेड से कोई भी कनेक्शन है? नहीं। क्या ये इन्होंने सिगरेट ख़रीद कर दी है, बायर हैं, सेलर हैं? नहीं। फिर भी इस एक्टिविटी का इन पे इफेक्ट आ रहा है, आ रहा है ना। आपके सराउंडिंग में कोई स्मोक कर रहा होता है तो उस एक्टिविटी का आप पर भी इफेक्ट आता है ना। पॉजिटिव इफेक्ट है या नेगेटिव इफेक्ट है? नेगेटिव इफेक्ट है। तो एक ऐसी एक्टिविटी जो उन पे इफेक्ट डाल रही है जिनका उस एक्टिविटी से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है,
ये भी एक्सटर्नल इफेक्ट क्रिएट कर रही है, पर ये एक्सटर्नल इफेक्ट कौन सा है? नेगेटिव। तो वो चीज़ें जो कि पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करती हैं, जावियर, राइट, आपको क्लियर हो रही है ये बात, समझ में आ रही है? तो वो एक्टिविटीज़ जो पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करती हैं, आज की बस हम इतना ही समझेंगे, कुछ और बातें भी लिखी हुई हैं, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अभी बस मैं अपनी क्लास को एंड इस बात पे करती हूँ कि वो सारी एक्टिविटीज़ जो पूरी सोसाइटी पर एक पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करती हैं, सोशली डिज़ायरेबल कहलाती हैं, यानी सोसाइटी के लिए अच्छी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मेरिट गुड्स। और वो चीज़ें जो कि सोसाइटी के लिए बैड कंसिडर की जाती हैं, जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? डीमेरिट गुड्स। चलें, वेरी गुड। तो अभी आपने बस इतना नोट करना है, जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको कुछ और बातें भी दिख रही हैं, बट वो बातें थोड़ा सा डिटेल चाहिए उनके लिए, तो वो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। आज बस यहीं तक रखते हैं, जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करिएगा, ठीक है? मैं इंशाल्लाह जो है आप लोगों को इसकी स्लाइड्स वगैरह जो है, नेगेटिव इफेक्ट जो क्रिएट कर रहे हैं उनको हम डीमेरिट कह रहे हैं, और जो पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उनको हम मेरिट कह रहे हैं। आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो समझ में आए। डीमेरिट में क्या लिखा हुआ है? बैड, ठीक है? चले, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।